में इसको 2024 की मैं सेकंड राउंड में आपकी बाकी ओपिनियन को सम्मिलित करूंगा। फाइनली कोई बात जी, वीरेन जी भी हमारे साथ आ गए। भाई वीरेन जी, ये उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं, इनको दादा से सबक लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए। बात सही है कि इस देश में जो जितना पलटी मार हो उसका उतना ज़्यादा अवसर है उसके लिए सियासत में। देखिए, इस देश में जो हो रहा है आज बीजेपी कर रही है वो कभी कांग्रेस भी करती थी, लेकिन तब ना जनता ने उसे सही माना था, ना आज इसे जनता सही मानती है। ये तोड़ फोड़ करके सरकारों को लूट लेना, मुख्यमंत्रियों को, सरकारों को बदल देना, ये सब चीज़ें, आप जिस चीज़ का विरोध करके आए थे वही काम आप खुद करने लगे, तो नैतिकता और उच्च कोट की बातें और मूल्य सिद्धांत ये सब कहाँ रह जाते हैं। सिर्फ ये है कि हम ताकत में हैं, हमारे पास अवसर है, तो हम जो चाहें वो सरकार गिरा दें। जनता की मनोभावना के अनुरूप काम करना चाहिए। बीजेपी को कोई ज़रूरत नहीं थी महाराष्ट्र में सरकार या एनसीपी में इस तरह से तोड़फोड़ करने की, उनकी सरकार चल रही थी आराम से। लेकिन ऐसा क्यों किया गया, ये इसको शायद बीजेपी अभी क्लियरिफाई नहीं कर पाई है। लेकिन इस देश में लोगों को वो बात फिर याद आ गई जब एक नारा लगा कि 50 खोखे एकदम ओके। तो एक नारा लगा था जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे। आज भी लोग वो दिन फिर याद कर रहे हैं कि जब लोग सोए हुए थे घरों में, सवेरे उठे तब तक टीवी खोले, तब तक देखे कि सरकार महाराष्ट्र में शपथ ले ली, अजीत पवार उसमें डिप्टी सीएम बन गए थे और 2 दिन ही वो सरकार चली थी, फिर अजीत पवार वापस अपने चाचा के पास लौट आए थे। आज तीसरी बार वो उप मुख्यमंत्री बने हैं। ब्रजेश जी, 9 मंत्री जो शपथ लिए हैं, इनमें से 3 के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं, ईडी का मुकदमा है, कोई जमानत पर है, किसी को सजा मिली हुई है और किसी पर कोर्ट का केस लंबित है। तो ये जो सियासत है, इसने क्या नैतिकता को खूंटी पर टांग दिया है, इसकी जवाबदेही किसी के प्रति नहीं है। और लोग जांच से, जेल से बचने के लिए विपक्ष की सियासत इतनी कमजोर हो गई कि उसको अब इस तरह के कदम उठाने पड़ रहे हैं। 3 जो नेता हैं जिन पर ईडी की जांच चल रही है, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं, उसमें अजीत पवार जी, छगन भुजबल और हसन मुशर्रफ ये नाम शामिल हैं। अजीत पवार जो डिप्टी सीएम बने हैं, इन पर ईओडब्ल्यू ने सहकारी बैंक घोटाले का इनकी जांच कर रही है, उसी की जांच को ईडी भी आगे कर रही है। ये उद्धव सरकार जब आई थी तब इस पे क्लोजर रिपोर्ट बनके तैयार हो गई थी जी, लेकिन उसी के बाद सरकार पलट गई और शिंदे सरकार ने कहा कि क्लोजर रिपोर्ट नहीं लगेगी, जांच जारी रहेगी। अगर ईओडब्ल्यू क्लोजर रिपोर्ट लगा देती तो ईडी जांच आगे नहीं कर सकती थी, उसको जांच बंद करना पड़ता। तो ये अजीत पवार का मामला है। दूसरा, सिंचाई घोटाले में उनका नाम बदनाम हुआ था जब 2 दिन की वो रात में 5 बजे सवेरे शपथ ले लिए थे। उस समय देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री के तौर पर सिंचाई घोटाले के लिए उनको क्लीन चिट दे दी थी 2 दिन के भीतर सिंचाई घोटाले से जी, तब अजीत उसमें बरी हो गए थे, अजीत पवार। अब दूसरा नाम है छगन भुजबल का। छगन भुजबल पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर थे एक बार, 100 करोड़ से ज्यादा घोटाला उनके ऊपर आरोप है। 2 साल वो जेल में रहे और अब वो जमानत पर है, उनकी भी ईडी जांच कर रही है जी। हसन मुशर्रफ जो है, ये अभी 11 जुलाई तक इनकी अग्रिम जमानत है। आज 3 तारीख है, 8 दिन और इनको मुंबई हाई कोर्ट ने दिया है। 11 के बाद फिर इनकी जमानत पे फैसला होगा कि ये जेल जाएंगे कि बचेंगे। इनके पास शुगर फैक्ट्रियों का तमाम मामला है, इनके 3 बेटों पर भी ईडी की जांच है और कई बार छापा पड़ा। प्रफुल्ल पटेल भी शायद अब केंद्र में मंत्री बनने की लाइन में है और यही वजह है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का शायद विस्तार टाला गया है। ब्रजेश जी, आज इस देश में तमाम सारी ऐसी सरकारें हैं जो टूटकर बनी है, उसमें सबसे चर्चित सरकार मध्य प्रदेश में भी चल रही है, जहां 1.5 साल कांग्रेस का मुख्यमंत्री था, उसके बाद
वहाँ टूट हो गई और अब बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान हैं। जी आप देखिए कि ऑपरेशन लोटस के नाम पर चर्चा चल रही है। अभी हमारे दोस्त सुरेंद्र जी ने एक बात कही कि क्या उत्तर प्रदेश में भी कुछ लोटस लोटपोट कर सकता है। तो यहाँ पर किस पे करेगा लोटपोट? एक कांग्रेस के पास एक आदमी है, 2 आदमी, मायावती के पास 1 आदमी, अखिलेश के पास 110 से ज़्यादा विधायक हैं। जो जाएगा अखिलेश के वोट बैंक से वो लोग जीते हैं, तो वो पाएंगे क्या भाई? उधर राजभर अलग लगाए हैं कि अरे पहले चुनाव हम कर लड़ने लो। भर का तो पैसा नहीं, यहाँ महाराष्ट्र वालों की तरह मालदार कम है तो ज्यादा नहीं, पैसा यहाँ नहीं है। बीजेपी की बहुमत की सरकार है जी और राजभर कह रहे हैं पहले हमको ले आओ और ये लोटस में जो आएंगे उनका बाद में हिसाब किताब होगा। तो यहाँ बीजेपी के सामने कोई बहुत जल्दी नहीं है। अब ये अलग बात है जी, कि भाई कंक्लूड देश करें बीरेन जी। में तमाम सारी संभावनाएं बनती रहती सियासत में। देखिए हम लोग तो ये बैठकर लखनऊ में इस बात को जानते हैं, देखते हैं कि जो सियासत में इस तरह के षड्यंत्र करके कामयाबियां हासिल की जाती हैं वो अस्थाई नहीं होती हैं। अंत में विजय सत्य की होती है। इसलिए किसी भी तरह से छल कपट का सहारा लेने से बचना चाहिए। बहरहाल सुनिएगा जी कि सियासत में रोज दल बदल होता है। उसने महबूब ही बदला है तो ताज्जुब कैसा। यहाँ तो दुआ न कबूल हो तो लोग खुदा तक बदल लेते हैं। और मज़ा चख लेने दो उसको भी अब गैर की महफिल का। इतनी चाहत के बाद जो मेरा न हुआ उसका क्या होगा। नहीं, ठीक बात है। सुरेंद्र राजपूत दबाव में है कि वो कौन से शेर से आपको जवाब देंगे। शुक्रिया आपका बीरेन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहन भाइयों, आज हम महाराष्ट्र की राजनीति की चर्चा कर रहे हैं। मुखलेश शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुंबई से एनसीपी के सीनियर लीडर हैं। शेख साहब, एमआईएम वाले आरोप लगा रहे हैं कि ये सब पर्दे के पीछे का खेल साहब